बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे और ये बड़ी खबर दुखद है क्योंकि मुलायम सिंह यादव का हेल्थ बुलेटिन जारी हो चुका है। इसमें इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही है। मेदांता हॉस्पिटल ने हेल्थ बुलेटिन जारी कर दिया है। मुलायम सिंह की हालत अभी भी क्रिटिकल बताई जा रही है। मुलायम सिंह को जीवन रक्षक दवाओं पर रखा जा रहा है। आईसीयू में मुलायम सिंह का इलाज लगातार चल रहा है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम निगरानी कर रही है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। आकाश खुराना हमारे साथ गुरुग्राम से लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश, क्या कुछ अपडेट है? नेताजी की जो स्थिति है वो लगातार उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और अभी कहा जा रहा है कि स्थिति क्रिटिकल है। जी बिल्कुल पूजा, मेदांता हॉस्पिटल की तरफ से आज का जो मेडिकल बुलेटिन है वो जारी कर दिया गया है और ऐसे में मुलायम सिंह की जो तबीयत है वो उसमें कोई अभी सुधार जो है नहीं आया है। ऐसे में क्रिटिकल सिचुएशन जो है उनकी बताई जा रही है और साथ ही जीवन रक्षक दवाइयों पर जो है उन्हें रखा गया है। स्पेशल डॉक्टर की जो टीम है वो उनका इलाज कर रही है। ऐसे में जो सपा के कार्यकर्ता हैं वो भी गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में पहुंच रहे हैं। इससे पहले शरद यादव जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और हरियाणा के सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कल खुद मुलायम सिंह यादव से जो है मुलाकात करके गए और साथ ही तेजस्वी यादव मुलाकात करके गए। लालू यादव यहाँ पर आए। तो ऐसे में जो मुलायम सिंह की जो तबीयत है उसमें फिलहाल कोई सुधार नहीं है और साथ ही जो डॉक्टरों की जो स्पेशल टीम है वो लगातार जो है मुलायम सिंह यादव का इलाज कर रही है। और अखिलेश यादव, आकाश, कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर्स का पैनल है वो चेंज किया गया है। अभी जो डॉक्टर्स क्रिटिकल कंडीशन देखते हैं उनकी निगरानी में ट्रीटमेंट चल रहा है नेताजी का, इसमें कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पहले जो डॉक्टर की टीम थी वो अब इलाज यहाँ पर कर रही थी मेदांता में, उसके बाद बताया जा रहा था कि मुलायम सिंह को जो है बीपी की जो है प्रॉब्लम हो गई थी, उसके बाद यूरिन इन्फेक्शन उनको हो गया था वहीं और किडनी में भी जो है उनके दिक्कत आ गई थी। तो जिसके चलते अब डॉक्टरों की टीम जो है चेंज कर दी गई है और अब स्पेशल डॉक्टरों की जो टीम है उनको जो है इसमें इलाज के लिए लगाया गया है। लगातार अखिलेश यादव जो है डॉक्टरों से मिल रहे हैं और जांच जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव की स्वास्थ्य की चल रही है लगातार रिपोर्ट जो है डॉक्टरों से ले रहे हैं। तो ऐसे में कार्यकर्ता भी लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि जब मेडिकल बुलेटिन मुलायम सिंह यादव का जारी हुआ उसके बाद से ही जो कार्यकर्ता हैं उनके कहीं ना कहीं मायूसी जो है एक बार चेहरे पर फिर देखने को मिली, क्योंकि जिस तरीके से नेताजी की तबीयत में कोई भी सुधार जो है पिछले 2-4 दिन से देखने को नहीं मिल रहा है, इसी के चलते ही जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं मायूस दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो गुरुग्राम से अहम जानकारी आकाश साझा कर रहे थे। आपने सुना समझा कि किस तरीके से नेताजी की स्थिति जो है लगातार गंभीर बनी हुई है और अखिलेश यादव नजर बनाए हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जयपुर का दौरा किया है। इस दौरान वो विराटनगर स्थित पवन धाम पंच खंडपीठ में आचार्य सोमेंद्र शर्मा के चादरपोशी कार्यक्रम में शरीक हुए। यहां सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने धर्मेंद्र महाराज की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करी। आपको बता दें कि हाल ही में पीठाधीश्वर स्वामी धर्मेंद्र महाराज ब्रह्मलीन हुए हैं और अब स्वामी धर्मेंद्र के पुत्र सोमेंद्र शर्मा गद्दी पर विराजमान हो गए हैं। सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। अब तक 50% से अधिक कार्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का आगे बढ़ चुका है और उस अवसर पर भी आचार्य जी महाराज अयोध्या धाम पधारे। कितनी खुशी थी उनके मन में, वे आंदोलन में तपे थे, उस आंदोलन में आगे बढ़े थे। उस आंदोलन के साथ उन्होंने अपने आप को पूरी तरह समर्पित करके इसको एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया था। और यही तो है भारत के संतों की परंपरा। कोई ऐसा सनातन हिंदू धर्म से जुड़े हुए मानदंड नहीं थे जिनके लिए उन्होंने अपना योगदान नहीं किया। और गोरखपीठ से तो उनका संबंध 3 पीढ़ियों से था। लगातार जब भी गोरखपीठ से एक निमंत्रण मिलता था आचार्य जी वहां पहुंचकर उस कार्यक्रम में भाग लेते थे, आते थे। कहीं भी आह्वान कर दिया वे कार्यक्रम के साथ जुड़ करके
एक अपनत्व का भाव उनके मन में सदैव झलकता था। आज के इस अवसर पर मैं आचार्य पूज्य स्वामी आचार्य रमेश जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते थे। उन्हें गोरखपीठ की ओर से भी और सकल सनातन हिंदू धर्म के उनके सभी शुभचिंतकों और अनुयायियों की ओर से भी नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान डिप्टी सीएम देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट करते नजर आए। डिप्टी सीएम ने राष्ट्रपति भवन में जाकर यह मुलाकात करी। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बुके भी भेंट किया और प्रदेश के संदर्भ में विस्तार से बातचीत भी हुई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज बछरावा पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने कान्हा गौशाला पहुंचकर गणेश जी और गाय की पूजा अर्चना करी और गौशाला का निरीक्षण भी किया। व्यवस्था से संतुष्ट ब्रजेश पाठक ने अफसरों की सराहना करी, जिसके बाद डिप्टी सीएम कुंदनगंज में पहुंचकर चौपाल लगाते नजर आए और सरकार के कामों को गिनाया जाएगा यहां पर। और डिप्टी सीएम शहर स्थित कल्लू के पुरवा भी पहुंचे, जहां उन्होंने साफ सफाई का निरीक्षण किया। ओम प्रकाश राजभर के साथ मंच साझा करने के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर एक समाज सेवी हैं, साथ ही वो खुद अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। मैं उन्हीं के सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने गया था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आगामी लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप का दावा करते हुए कहा है कि भाजपा 80 में से 80 सीटें इस बार लाएगी। विपक्षी पार्टियां पूरी तरीके से हतोत्साहित हो गई हैं। रायबरेली की लोकसभा सीट के प्रत्याशी के बारे में कहा कि इसको भी जल्द बताया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर वर्तमान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह थे, जिन्होंने रायबरेली सांसद सोनिया गांधी को जबरदस्त टक्कर दी थी। दरअसल ओम प्रकाश राजभर जी बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कल मैं बलिया में था और हमारे साथ वो एक कार्यक्रम में थे और उन्हीं का कार्यक्रम था, बेसिकली उनके पार्टी का कार्यक्रम था। मैं गया था और किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में मैं जाता रहता हूं लगातार। दरअसल आप जानते हो कि लगातार हमारी सरकार हर विभाग को रेगुलराइज कर रहा है, लेकिन यदि कोई प्रॉपर शिकायत आएगी तो हम जरूर जांच कराकर कार्रवाई करेंगे। 2024 का क्या प्लान है सर? 24 में हम 80 के 80 सीटें जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण नीतियों को लेकर के और उत्तर प्रदेश सरकार के विकास और कानून व्यवस्था जो हमारी चाक चौबंद है उसको लेकर के हम जनता के बीच में हैं और विपक्ष बुरी तरह से हताश है। हम सभी सीटों पर विजयश्री हासिल करेंगे। रायबरेली दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पुलिस लाइन का भी निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पर बन रही बिल्डिंग का निरीक्षण किया। काम में कमियां मिलने पर डिप्टी सीएम ने जिम्मेदार जेई और ठेकेदार की जमकर फटकार लगाई है। बीम से लेकर ईंट की चुनाई और गुणवत्ता को देखकर डिप्टी सीएम भड़क गए और ब्रजेश पाठक ने जिलाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। बरेली जनपद में विकास योजनाओं की स्थलीय निरीक्षण के लिए हम और माननीय मंत्री दिनेश जी आए हुए हैं और जो केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं धरातल पर वो ठीक से चल रही हैं कि नहीं, इसको हम देखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट देंगे। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि रायबरेली को हम सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में विकास कार्यों में और कानून व्यवस्था में स्थापित करेंगे। हमारी पूरी सरकार इसके लिए काम करेगी। भाजपा के पूर्व विधायक और फायर ब्रांड नेता ठाकुर संगीत सोम का विवादित बयान सामने आया। विजयदशमी पर राजपूत उत्थान सभा के शस्त्र पूजन कार्यक्रम के दौरान संगीत सोम ने कहा कि आने वाले समय में शस्त्र की जरूरत पड़ेगी और राजपूत को फिर से शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। कार्यक्रम में बोलते हुए संगीत सोम ने कहा कि जिस तरीके से एक वर्ग विशेष की आबादी बढ़ रही है, आतंकवाद बढ़ रहा है, लोगों को टारगेट किया जा रहा है, अलगाववाद की बात की जा रही है, सिर कलम करने की बात कही जा रही है, इन सब को खत्म करने के लिए एक बार फिर से राजपूत समाज को शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। देखिए, क्षत्रिय समाज का कार्यक्रम था, शस्त्र पूजन का एक कार्यक्रम था। राजपूत उत्थान सभा ने एक कार्यक्रम रखा है और शस्त्र पूजन का ये कार्यक्रम यहाँ रखा है, क्योंकि आने वाले समय में
अब शस्त्र की जरूरत जरूर पड़ेगी। जिस तरीके से एक वर्ग की आबादी बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से आतंक फैलता जा रहा है, जिस तरीके से हर आदमी को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से हर आदमी को कहा जा रहा है कि सर धड़ से अलग कर देंगे, सर कलम कर देंगे, उसके लिए राजपूत समाज को ही फिर से शस्त्र उठाना पड़ेगा। और जब राजपूत समाज शस्त्र उठाएगा तो ना सर से धड़ अलग करने की कोई बात करेगा, ना देश में आतंक की बात करेगा, ना देश में आपस में भटकाव की बात करेगा। ये राजपूत समाज फिर से शस्त्र उठाएगा। लखनऊ की सड़कों की बदहाली की मिसाल देखनी है तो आप आलमबाग बस स्टैंड के पास सिंडर्स डंप मार्केट की ग्राउंड जीरो की हकीकत देखिए। यहां 40 साल पहले एलडीए ने मार्केट तो बना दिया, लेकिन 8 सरकारें बदल गईं और सड़क गड्ढों में तब्दील होती चली गईं, जिससे 250 व्यापारियों का बिजनेस लगभग ठप हो चुका है। आपको बता दें कि लोग दुकानें बंद करके दूसरे काम तलाश रहे हैं। ये हालात तब हैं जबकि ये मार्केट डिप्टी सीएम और मेयर के क्षेत्र में आती है। ऑटो और टेम्पो मालिक वाहनों की मरम्मत कराने के लिए आने से कतराया करते हैं। व्यापारी एलडीए और नगर निगम से सड़क बनवाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन उनकी सड़क नहीं बन पा रही है। व्यापारियों की शिकायत है कि उनके लिए ना तो टॉयलेट है और ना ही पीने का पानी। ये एलडीए की संपत्ति है, एलडीए ने अलॉट किया था और इसकी वजह से हम लोग तो खैर आए हुए इतने साल नहीं हुए, लेकिन ये 40 साल पुरानी मार्केट है। 40 साल पहले ये बनी थी, उसके अलावा आज तक के इसका कोई निर्माण नहीं हुआ। अधिकारी से मुलाकात हुई या किसी से वार्ता हुई? तो अधिकारी यहाँ जो एरिया के सभासद रहा करते थे उनके पास एप्लीकेशन डाली तो उन्होंने कहा कि ये एलडीए की है, एलडीए की जमीन पे नगर निगम कुछ नहीं बनाता है। हमने यहाँ पे दुकान लिए करीब 20 साल हो गए, 22 साल हो गए और तब से ना यहाँ कभी रोडें बनी, ना कुछ हुआ, ना यहाँ कोई बिजली की व्यवस्था है, ना लैट्रिन की व्यवस्था है, ना रोडों का, ना नालियों का। नगर निगम जाओ तो वो लोग कहेंगे कि भैया ये एलडीए का है, एलडीए के पास जाओ तो वो कह रहे हैं ये तो नगर निगम में ट्रांसफर कर दी गई है। सभासद महोदय का वोट बैंक यहाँ है नहीं, तो वो यहाँ के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। और ये लखनऊ की मैं बताने देना चाहता हूँ कि जो ऑटो टेम्पो की लखनऊ का ये सबसे बड़ा हब है, सबसे बड़ी मार्केट है, बावजूद ये एलडीए की उपेक्षा का शिकार है। एलडीए बनाने के मार्केट बनाने के बाद में, दुकानें अलॉट करने के बाद में एलडीए इसको भूल गया है। तब से लेकर के आज तक न तो कभी इन्होंने रोड के बनाने का प्रयास किया, तमाम तरह के यहाँ पे अतिक्रमण भी है, न यहाँ पे किसी तरह के पानी की व्यवस्था है, न टॉयलेट की व्यवस्था है। जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो भी नहीं है और सड़कें बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, जिसकी वजह से लगभग ये मार्केट जो है 60% खत्म हो रही है। ये लखनऊ विकास प्राधिकरण की सिंडर्स डंप योजना है जो 40 साल पहले यहाँ पर लॉन्च की गई थी, जिसमें करीब 250 दुकानें बना करके ऑटो टेम्पो की रिपेयरिंग के लिए एक अड्डा बन गया था। लेकिन 40 साल से डेवलपमेंट की हालत यह है कि 9 सरकारें बदल चुकी हैं। उसके बाद से अभी तक इस जो सड़क बनी थी 40 साल पहले, आज तक दोबारा सड़क नहीं बनी। सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई और दुकानदारों का बिजनेस एकदम चौपट हो गया है। हालत यह है कि आधी दुकानें यहाँ पे बंद हो चुकी हैं और जो हैं भी वो उनका बिजनेस नहीं हो पा रहा है। हालत दयनीय होने की वजह से ना ऑटो टेम्पो वाले रिपेयरिंग करने आ रहे हैं, व्यवसाय एकदम परेशान है। अब डेवलपमेंट की हालत इससे अंदाजा लगा लीजिए कि इस इलाके में ही यहाँ से मुश्किल से 2 किलोमीटर 2 मेयर रहती हैं, जिनका ये पूरा इलाका है। कोई सभासद यहाँ ध्यान नहीं दे रहा। विधायक आई, रीता बहुगुणा जोशी से बताओ विधायक आई थी, तब के बाद से कोई विधायक यहाँ देखने नहीं आया। व्यापारियों की शिकायत यह है कि जब विधायक को यहाँ से वोट नहीं मिल रहे हैं तो हमारी समस्या क्यों सुने। अब देखना यह है कि यह सड़क कैसे बनती है, एलडीए इसको अपनी जिम्मेदारी निभाता है या नगर निगम अपनी जिम्मेदारी निभाता है। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। उत्तराखंड में बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर सैकड़ों मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें कई लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और कई लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए, जिनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। बिजनौर के 6 बैंड बाजे वाले भी हादसे के वक्त बस में सवार थे, जिनमें से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं, जिनका पौड़ी जिले के कोटद्वार अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। बस हादसे के बाद इलाके में गम का माहौल है, तो वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मनावरी क्षेत्र के 6 लोग जो लाल ढंग से बारात में लैंसीडॉन जा रहे थे और रास्ते में खाई में गिर गए, जिसमें 6 में से 2 घायल हैं और 4
3 सब मिल चुके हैं, 2 लापता है और 2 जो है वो अस्पताल में है, जिनका छूट है, ट्रीटमेंट चल रहा है उनका बुधवार।